नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड, यूपी जीआईसी, यूपी जीडीसी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 32 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे रीतिकाल के नामकरण पर विचार कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि ये प्रश्न 125, 200, 250 शब्दों में लिखने के लिए आए तो आप किस तरीके से इसका उत्तर लिखेंगे? जब हम रीतिकाल के नामकरण पर चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि किसी नाम को लेकर इस प्रश्न में जोड़ते हुए पूछा जाए कि आप किस नाम को सर्वाधिक तर्क संगत मानते हैं। तो ये प्रश्न देखने में सामान्य लग रहा है, लेकिन अगर इसके उत्तर को आप क्लियर रखते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं, तो किसी भी तरीके से प्रश्न घुमाकर आएगा तो भी आप लिख लेंगे। तो चलते हम सीधे बात करते हैं कि रीतिकाल के नामकरण को लेकर कौन कौन से नाम दिए गए, किसके द्वारा नाम दिए गए। सामान्य तौर पर हम देखें तो इसका उत्तर एक पैराग्राफ में लिखा जा सकता था, लेकिन चूंकि ये सब्जेक्टिव है, इसको हमें विस्तार से अपनी समझ को भी प्रस्तुत करना है, तो इस उत्तर को कैसे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप बताएंगे अपनी जानकारी को जोड़ते हुए कि हिंदी साहित्य का इतिहास हमने जो भी पढ़ा है, काल विभाजन, नामकरण, उसमें आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण को लेकर आलोचकों में मतभेद रहा है। तो आप वहां से अपने उत्तर को जोड़ेंगे, लिखेंगे आदिकाल की तरह ही रीतिकाल के नामकरण को लेकर आलोचकों में मतभेद है। इस काल का नामकरण लक्षण, रस, अलंकार और शिल्प की दृष्टि से निर्धारित किया गया है, जिसमें रीतिकाल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल आदि नाम प्रचलित हैं। तो देखा जाए तो इतने में ही उत्तर आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन आगे इसको थोड़ा सा विस्तार देते हुए आपको लिखना पड़ेगा। रीतिकाल, पहला जो नामकरण है रीतिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहा था। उनसे पहले ग्रियर्सन ने इसे रीति काव्य नाम दिया था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नामकरण को पढ़ते हुए तथ्य जो आपके सामने आ रहे हैं, ये सभी तथ्य ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि जो आप वन लाइनर किताबों में पढ़ा करते थे, वही चीजें यहाँ पर किस तरीके से एलोबरेट करके, विस्तृत करके बताई जा रही हैं। तो आप रीतिकाल का उल्लेख करते हुए लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस नाम को दिया था रीतिकाल, लेकिन अचानक नहीं दिया था। उनके पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अब पुस्तक में जो काल विभाजन, सबसे पहला जो काल विभाजन किया, तो उन्होंने भी रीतिकाल को रीति काव्य नाम दिया था। यहाँ रीति का अर्थ वामन के रीति संप्रदाय से नहीं, बल्कि काव्य शास्त्रीय काव्य लक्षण पर लिखी गई कविताओं से है। तो यहाँ पर एक चीज स्पष्ट की गई है कि रीति शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो आचार्य वामन के रीति संप्रदाय से उसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि ऐसी कविताएं जो काव्य शास्त्रीय काव्य लक्षण पर लिखी जा रही हूँ, लक्षण ग्रंथ पर आधारित हूँ, उन कविताओं से संबंध है रीतिकाल का। यानी कि हमने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करने जाएंगे, वो तुरंत इन्हीं शब्दों से पकड़ लेंगे कि ये विद्यार्थी बहुत समझ रखने वाला विद्यार्थी है और इसका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है। तो आप समझ गए, आपने कई बार याद किया होगा कि रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रीति काव्य ग्रियर्सन ने, लेकिन यहाँ पर अब चीजें क्लियर हुई होंगी कि जो रीति शब्द का प्रयोग किया गया है वो लक्षण ग्रंथों के लिए किया गया है, न कि वामन द्वारा जो प्रचलित संप्रदाय था रीति संप्रदाय उससे। रीतिकालीन कवियों में से एक से अधिक कवियों ने रीति शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया। चाहे आप चिंतामणि को देखिए, भिखारी दास को देखिए, देव ने भी इसको लेकर लिखा है। तो एक उदाहरण आप यहाँ पर लिख देंगे, काव्य की रीति सिखी सुकविन सो, भिखारी दास की एक पंक्ति यहाँ पर रीति को
क्लियर करने के लिए आप लिख देंगे। ठीक है, लिखने के लिए चिंतामणि की भी पंक्ति लिख सकते हैं और देव की भी पंक्ति लिख सकते हैं। ठीक, तो रीतिकाल जो नामकरण किया गया, किसने किया, किस वजह से किया है, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जो दूसरा काल है, जिसका नाम है अलंकृत काल। यह नाम मिस्र बंधुओं ने दिया था। अब जैसे ही मिस्र बंधुओं का नाम आ रहा है आपके दिमाग में, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी इत्यादि का नाम आना चाहिए। अक्सर परीक्षाओं में इनमें से अंतर करने के लिए कृष्ण बिहारी मिश्र को भी जोड़ दिया जाता है और सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो आप एकदम से इसको याद करिए। ठीक है, ये नहीं है, यानी कि मिश्र बंधुओं शब्द आने के बाद आपके दिमाग में इन सभी तीनों का नाम छप जाना चाहिए। अलंकृत काल, यह नाम मिश्र बंधुओं ने दिया था। क्यों दिया था? उनके अनुसार इस समय के कवियों ने कालंकार भाषा लिखने का अधिक प्रयास किया। ये वाक्य बड़ा ध्यान देने वाला है। इसमें कहा गया कि इस समय के कवियों ने, यानी रीतिकाल के कवियों ने सालंकार भाषा लिखने का अधिक प्रयास किया। जैसे कुछ चीजें अनजाने में होती हैं, लेकिन कुछ चीजें जब जानबूझकर की जाती हैं, प्रयास के माध्यम से की जाती हैं, तो वो एक प्रवृत्ति बन जाती है। तो यहाँ पर सीधे सीधे मिस्र बंधुओं ने रीतिकालीन कवियों पर एक आरोप लगाया, या फिर यूं कहें कि उनकी प्रवृत्ति के तरफ संकेत किया कि कविताएं उन्होंने लिखी, लेकिन सालंकार भाषा का प्रयोग करते हुए जानबूझकर उन्होंने अलंकृत भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। यानी कि दूसरे अर्थों में इस काल के कवियों ने अलंकार को साधन नहीं साध्य बना लिया था। अगर आप अलंकार संप्रदाय पढ़ेंगे तो भामा इत्यादि ने अलंकार को कविता यानी काव्य का साधन माना हुआ है। ये कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब भी ये प्रसंग आता है तो मुझे अपने बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की याद आती है। एक एक्सपर्ट ने मुझसे पूछा कि अलंकार साध्य है या फिर साधन है। बस हमको इतना ही बताना था, एक कोई साधन या साध्य। तो हमने बताया कि काव्य में अलंकार साधन के तौर पर प्रयुक्त होता है, न कि साध्य। जब साध्य होता है तो वो थोड़ा सा विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो दूसरे अर्थों में इस काल के कवियों ने अलंकार को साधन नहीं साध्य बना लिया, यानी कि कालंकार भाषा में लिखने का प्रयास किया। जब हम किसी चीज को साध्य बना लेते हैं तो जानबूझकर उसके तरफ जाते हैं। कवियों का मानना था, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता में। यही है सालंकार प्रयास। यानी कि आपके दिमाग में ये पंक्ति जरूर आ जानी चाहिए, हमने जानबूझकर कवि का नाम नहीं लिखा। आप लिख लीजिएगा, ये पंक्ति खूब पूछी जाती है। उस दौर के कवियों का यही मानना था कि अलंकार के बिना कविता का कोई मतलब नहीं। जैसे स्त्री सौंदर्य के बिना अधूरी है, या फिर उस तरीके से, क्योंकि उस काल में नक्शिक वर्णन भी अपने चरम पर था। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि अलंकृत काल मिस्र बंधुओं ने क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ रचनाओं को देखा, यानी कि ज्यादातर रचनाओं को देखा कि वो सालंकार भाषा में लिखी गई। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि अलंकार शब्द अंग्रेजी के ऑर्नेट के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अब देखिए, एक एग्जाम में यह सवाल पूछा गया था कि रीतिकाल में जो अलंकार शब्द प्रयुक्त होता है वो अंग्रेजी के किस शब्द से प्रभावित है। तो इसमें ऑर्नेट, अर्नेट ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए थे। तो ध्यान में आपको रखना है कि जिस शब्द को हम अंग्रेजी में ऑर्नेट कहते हैं वही हिंदी में अलंकार है। तो इसको भी आप ध्यान रखिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी पूरी कोशिश होती है कि मेंस के साथ साथ प्री की तैयारी भी आपकी हो। बस आपको समझना चाहिए। तमाम विद्यार्थी इधर उधर भटक रहे हैं, किताबों को लेकर भटक रहे हैं, नोट्स को लेकर भटक रहे हैं, अच्छे शिक्षकों की खोज में ये सब मिलने से रहा। आपको अपने से तैयारी करते हुए अपने को साध्य बनाना है, और जो भी आपके आसपास में मटेरियल है उसको साधन के रूप में रखना है। तो कुल मिलाकर
आप रीतिकाल और अलंकृत काल नाम क्यों दिए गए समझ गए होंगे। अगले नाम पर हम बात करें तो श्रृंगार काल इस काल को कहा गया है। इस नाम का सुझाव रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। कहां दिया था? हिंदी साहित्य का इतिहास में। और बढ़िया से आप समझना चाहें तो वस्तुनिष्ठ संकलन अपने पास जरूर रखिएगा। उसमें हर कथन को स्पष्टता के साथ, हर तथ्य को स्पष्टता के साथ रखने का प्रयास किया गया। आप ध्यान रखिए, आपने याद किया होगा कि रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, लेकिन यहां पर आपको पता चलेगा कि इस नाम का जो सुझाव है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। क्यों दिया था? उनके अनुसार वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। इतनी बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस युग में लिखी गई कविताओं की विशेष प्रवृत्ति, आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने जो भी नामकरण किया है या फिर काल विभाजन किया है वो विशेष रचनाओं और प्रवृत्ति के हिसाब से किया है। यह भी सवाल खूब पूछा जाता है कि शुक्ल जी के नामकरण के पीछे उनका तर्क क्या है। उन्होंने कहा कि जब हम रीतिकाल का अध्ययन करते हैं तो रस के दृष्टिकोण से उस काल में दो रस मौजूद हैं, एक तो श्रृंगार और दूसरा वीर, लेकिन प्रधानता किसकी है? श्रृंगार की। आप देख रहे हैं यहां पर यह बात नहीं लिखी गई कि कवियों ने का प्रयास, मतलब प्रयास से युक्त श्रृंगार रस से युक्त कविताएं लिखने का प्रयास किया, ऐसा नहीं लिखा गया। कविताएं लिखी जा रही थी, अचानक उन्होंने श्रृंगार रस की कविताएं, वीर रस की कविताएं नहीं लिखनी शुरू की, बल्कि आप देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य का पहला कालखंड है अब वो वीर रस प्रधान युक्त है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने उसको वीर गाथा काल कहा और बीच में भक्ति रस युक्त कविताएं लिखी जाने लगी। फिर बाद में श्रृंगार रस प्रधान कविताएं लिखी गईं। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुझाव दिया कि इस काल में दो रस प्रमुख थे, उसमें से श्रृंगार की प्रधानता ज्यादा थी। इससे इस काल को रस के विचार से, किस दृष्टि से? रसवादी दृष्टि से। आपने बहुत सारे आलोचकों को पढ़ा होगा कि ये रसवादी आलोचक थे, यानी कि हर चीज में रस की महत्ता को खोज लेना। तो रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। तो इतना सुझाव रामचंद्र शुक्ल ने तो दिया। आगे आगे इस सुझाव को मानकर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम से संबोधित किया। आप देख रहे हैं कि जिस चीज को रामचंद्र शुक्ल ने एडवाइस के रूप में दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उसे मान लिया कि हाँ, इस काल को श्रृंगार काल कहा जा सकता है। लेकिन इस नाम में अव्याप्ति दोष है। यह भी सवाल पूछा जाता है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? वह अव्याप्ति दोष, यानी कि किसी भी चीज को सीमित कर देना। यह नाम इस काल की वैविध्यता को सीमित कर देता है। यानी कि जब आप श्रृंगार काल कहते हैं तो ऐसा लगता है कि इस कालखंड में अलग तरीके की और रचनाएं हुई ही नहीं, बस केवल श्रृंगार प्रधान कविताएं लिखी गई। ऐसा नहीं था, कहीं न कहीं वैविध्यता को सीमित कर दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे आपने आदिकाल पढ़ा होगा, रामचंद्र शुक्ल ने उसे वीर गाथा काल कहा, लेकिन बाद में तमाम और आलोचक आए, उन्होंने आदिकाल को अलग अलग नामों से संबोधित किया और अंत में जाकर आदिकाल नाम सर्वमत से आगे बढ़ा। कारण यह था कि भाषा और साहित्य के विकास के दृष्टिकोण से आदिकाल नाम तर्क संगत लग रहा था और सभी वैविध्यताओं को अपने अंदर समावेशित कर रहा था। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि श्रृंगार काल कहने से ऐसा लग रहा है कि केवल श्रृंगार प्रधान कविताएं लिखी जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। इस जमाने में भी वीर रस से युक्त कविताएं लिखी जा रही थी, मुक्तक कविताएं लिखी जा रही थी, अलग अलग। श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार रस की कविताएं लिखी जा रही थी, जिन कवियों को हम प्रेमोन्मत्त कवि कहा करते हैं। जैसे आपको याद आ गया होगा कि घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, ये लोग भी प्रेम प्रधान कविताएं लिखकर अपने वियोग को प्रस्तुत कर रहे थे, यानी श्रृंगार का जो दूसरा पक्ष है उसका भी
काफी यहाँ पर उसके ऊपर कविताएं लिखी गई। तो देख रहे हैं कि इसमें अव्याप्ति दोष है। अगला जो नामकरण है आप देखेंगे कि वो है कलाकाल। शब्द में ही छिपा हुआ है कि ऐसी कविताएं जिसमें कथ्य पर जोर न देकर, यानी विषय वस्तु क्या है उस पर जोर न देकर, बस उसको शिल्प के दृष्टिकोण से ही महत्व देना। कला मतलब केवल कला को दिखलाना। तो आप लिखेंगे इस काल की कविता में कथ्य की अपेक्षा कला पर अधिक जोर दिया गया है। इसी कारण रामशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल कहा। आप देख रहे हैं कि कई जगह किताबों में रमाशंकर शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल के बाद एक नाम आ रहा है रामशंकर शुक्ल। कई किताबों में रमाशंकर शुक्ल लिखा रहता है और यही एक प्रचलित हो गया है। एक तरीके से हिंदी साहित्य में भी एक गलत नाम प्रचलित हो रहा है। और जब भी आप किसी पुस्तक मेले में जाइए या फिर लाइब्रेरी में जाइए या आप दुकानों पर जाइए तो एक बार रमाशंकर शुक्ल यानी रामशंकर शुक्ल रसाल की किताब को उठाकर उनके सही नाम को आप जरूर देखिए। ठीक है, तो रामशंकर शुक्ल रसाल, इनके नाम से ही रसाल का एक पर्यायवाची है। मैं चाहूंगा कि आप सभी को मैं होमवर्क दूं कि आप हिंदी व्याकरण पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रसाल का आप जरूर अर्थ नीचे कमेंट करेंगे। तो रामशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल कहा और एक काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये नामकरण किया गया है। भगीरथ मिश्र भी इसको कलाकाल नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रचलित है वो रामशंकर शुक्ल का। इस काल की कविता अपने सामाजिक और ऐतिहासिक दायित्व बोध से कटी थी। रीतिकाल पर एक आरोप लगाया जाता है कि ये कविता अपने समाज या फिर इतिहास बोध से अलग है। कोई मतलब नहीं है कि उस समय क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आम जनता की जो वास्तविक स्थिति उसका जिक्र इस समय के कवि नहीं करते, यानी कि वो पूरी तरीके से कटी थी। कवियों ने केवल पुरस्कार के लिए कविताएं कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से लिखी। क्योंकि सभी कवि दरबार में रहा करते थे, दरबारीपन उनके अंदर था, इसलिए अपने आश्रयदाताओं की बढ़ चढ़ कर वो प्रशंसा करते थे और उसके एवज में उनको पुरस्कार मिलते थे। यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं कि वाहवाही के लिए वो कविताएं लिखते थे। जैसे बिहारी इत्यादि का नाम आपने अपने दिमाग में रखा होगा। तो केवल पुरस्कार के लिए कविताएं लिखी जाती थी। ये भी एक तरीके से साधन और साध्य का ही संबंध रहा। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से कविताएं लिखी जाने लगी। इस काल के कुछ अन्य कवियों ने कला की अधिकता को खेल से तुलना करके आलोचना भी की। यानी कि उस जमाने में कुछ ऐसे कवि थे जो कि इसका विरोध करते थे कि कविता इस तरीके की भी नहीं होनी चाहिए। लोगन कवित कीबो खेल करी जानो, ऐसा लग रहा है कि कविता खेल हो गई है, जो मन में आ रहा है वही लिखना शुरू कर दे रहा है, वही अपने को कवि घोषित कर दे रहा है। आजकल भी आपको तमाम इस तरीके से स्वघोषित कवि और आलोचक गाए बगाए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देखने को मिल जाएंगे हर जगह। ठीक है, कुछ प्रतिभाशाली कवि भी हैं जिनको कम लोग जान पाते हैं, कुछ प्रचारित कवि हैं उनको ज्यादा लोग जानते हैं। अक्सर हिंदी विभागों में आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि कविता को खेल मान लिया गया। लोगन कवित कीबो खेल करी जानो। अब ये पंक्ति किसकी है ये भी आपके लिए होमवर्क है। हमने जानबूझकर इसके कवि का नाम नहीं रखा है क्योंकि हमारा हमारा प्रयास होता है कि ये क्लास संवादात्मक रहे। ये नहीं कि एक बंद कमरे में हम बैठकर यहाँ पर प्रलाप कर रहे हैं या प्रवचन दे रहे हैं और आप मस्ती कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेकर आराम कर रहे हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है। बिल्कुल नहीं, आप अपना दिमाग दौड़ाइए। मैं अपने बीए और एमए के विद्यार्थियों को जब पढ़ाने जाता हूं तो व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर एक ऐसे गोला बना देता हूं, फिर बोलता हूं कि आज की क्लास में इस रबर को, ये गोला जो है रबर, इस रबर को मैं इतना चौड़ा करूंगा, मुझे मालूम है कि बाद में ये रबर इसी दिशा में हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो हमारी कोशिश क्या है कि आपका दिमाग दौड़े, आप इस क्लास से जुड़े रहें, आपको लगे कि कब होमवर्क मिल जाएगा। तो यहाँ पर होमवर्क आपको हमने दे दिया। तो कला काल आपने देखा कि रामशंकर शुक्ल रसाल ने दिया और इस कारण दिया कि इसमें कला पर ज्यादा जोर दिया गया।
आगे आपने देखा होगा कि एक कलावाद चला आधुनिक काल में आकर, पारिभाषिक शब्दावली है कला कला के लिए, जिसमें आप देखेंगे कि प्रयोगवाद को इसी से जोड़कर देखा जाता है। जिस तरीके से रीतिकालीन कवियों ने शिल्प पर जोर दिया, उसी तरीके से प्रयोगवादी कवियों ने भी शिल्प पक्ष पर ज्यादा जोर दिया। नए उपमानों का प्रयोग करना, नए अलंकारों का प्रयोग करना, नए प्रतीकों का प्रयोग करना। इसीलिए तो बाद में इस नए नए शब्द के कारण नई कविता का जन्म हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि कैसे हिंदी साहित्य एक दूसरे कालखंडों से जुड़ा हुआ है। अचानक कोई चीज घट नहीं रही। तो यहाँ पर हमने 4 नामकरणों पर आप सभी से चर्चा की है और यही प्रमुख है। बाकी तो किसी ने इसको अंधकार काल कहा, किसी ने कुछ कहा, ठीक है। लेकिन जो मुख्य नामकरण उभर कर सामने आ रहे हैं, हमने इसको यहाँ पर बता दिया। निष्कर्षतः आप लिखेंगे कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रीतिकालीन काव्य में अनिर्दिष्ट प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि आदिकाल में एक से अधिक प्रवृत्तियां। ज्यादातर कविताएं लक्षण और काव्यांगों के आधार पर लिखी गई। परिणाम स्वरूप रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त वर्गों में कवियों का निर्धारण किया गया। समावेशी दृष्टिकोण से इस काल को रीतिकाल कहना तर्क संगत होगा। आपने अपने एक विचार को यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया कि अगर हम समावेशी दृष्टिकोण से देखें तो इसको रीतिकाल कहना ज्यादा सही होगा। बाकी आप स्वतंत्र हैं, अगर उत्तर में थोड़ा सा और बदलाव करना चाहते हैं या फिर तार्किक ढंग से कोई और नाम श्रृंगार काल को ही अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसको भी जोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप रीतिकाल लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, श्रृंगार काल अगर सिद्ध कर देंगे तो कम मिलेगा, लेकिन आपकी बात सही होनी चाहिए। तो समावेशी दृष्टिकोण से हमने जो यहाँ पर तर्क रखा वो समावेशी दृष्टिकोण से रखा है, क्योंकि आप देखेंगे कि रीति की परंपरा भी पुरानी रही है, श्रृंगार लिखने की भी परंपरा पुरानी रही है और वीर रस की परंपरा भी पुरानी रही है। काव्य लक्षण जो भी परंपराएं पुरानी रही है, एक तरीके से रीति को आप परंपरा के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो रीति काल है वो संस्कृत काव्य शास्त्र का एक फिर से दोबारा से पुनरुद्धार या फिर उसको क्या बोले, दोबारा से उस गैपिंग को कम करते हुए संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रयोग किया गया, जिसमें भामह, वामम, दंडी इत्यादि को आधार बनाते हुए कवियों ने कविताएं लिखी। तो वैसे देखा जाए तो नामकरण विशेष स्वभाव या प्रवृत्ति की दृष्टिकोण से किया जाता है। जैसे आप सभी अपने शिक्षकों का भी कई बार नामकरण करते रहे होंगे बचपन के दिनों में। जब हम बचपन के दिनों की बात करते हैं तो 12वीं तक को भी अपना बचपन आप मान सकते हैं। कई बार तो BA MA के क्लासों में भी किसी शिक्षक की जो खास प्रवृत्ति होती है, जैसे मैं BHU में पढ़ता था तो एक शिक्षक आते थे, पढ़ा, हर बात में बोलते थे मने 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 मने, तो उनका नाम मने मने हो गया। इसके बाद MA में गया तो एक प्रोफेसर थे, वो हर क्लास में 1857 का नाम जरूर लेते थे। इसके बिना उनका क्लास पूरा ही नहीं होता था। तो बाद में लोगों ने इनका 1857 मतलब लगभग लगभग इस तरीके से शब्दों का प्रयोग वो बार बार किया करते थे। तो इस हिसाब से एक हमारे 10वीं में शिक्षक थे, वो हर विद्यार्थी को बोलते थे कि एकदम से बैल हो क्या। अब बाद में इतना बैल शब्द का प्रयोग उन्होंने कर दिया कि उन्हीं का नाम सब बैला रख दिए या फिर बैल रख दिए। तो नामकरण आप देख रहे हैं, मैं बहुत ही सरल शब्दों में आप सभी को समझाने का प्रयास किया। जो अंत में बताया उसको बिल्कुल नहीं लिखना है, जो पहले बताया था उसी को लिखना है। हमारी जिज्ञासा है कि आप सभी जब हमसे पढ़ते हैं तो किस शब्द का ज्यादा आप जिक्र सुनते हैं हमारे द्वारा, और अगर आपको नामकरण करना पड़े इस शब्दावली के आधार पर तो आप क्या करेंगे, यानी हम अपने बारे में आप सभी से पूछना चाहते हैं। तो ये नॉर्मली इस तरीके का प्रश्न था, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि रीतिकाल, कला काल, श्रृंगार काल या फिर अलंकृत काल जो नामकरण किए गए हैं या फिर दिए गए, अब वो किस आधार पर दिए गए, कौन कौन दिया हुआ है, आराम से आप लिख लेंगे और बेहतरीन उत्तर आपका होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर को आप सभी आनंद से देखे होंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।